एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सत्ता के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि सत्ता क्या है और इसके अर्थ को समझेंगे और इसकी परिभाषा जो विभिन्न विद्वानों ने दिया है उनकी परिभाषाओं को जानेंगे। इसके कुछ सिद्धांत है, कुछ सीमा है और इसके स्वरूप को भी जानेंगे। फिर सत्ता के स्रोतों के प्रकार एवं सीमाओं को भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं पहले सत्ता जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन का अनिवार्य तत्व है। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है। दोनों संगठन में, औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों संगठन में इसे जो है महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना तो किया ही नहीं जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। सत्ता जो है अधीनस्थों के व्यवहार को प्रत्यक्ष प्रभावित करने का अधिकार है। यह वह गुण है जो इच्छा, संकल्प या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। क्योंकि सत्ता की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के ऑक्टोरिटास से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है विस्तार करना। तो इसीलिए जो है सत्ता अपने से नीचे, यानी कि जो पिरामिड की जो भांति जो रहता है, उसी टाइप से सत्ता के अधीनस्थों के व्यवहार को, उसके व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का एक अधिकार को कहा गया है। अब आइए सत्ता की कुछ परिभाषा को जानते हैं जो कई विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार से दिया है। इसमें बायसाइड के अनुसार उन्होंने कहा है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। वह स्वयं शक्ति नहीं है, इसे जो है प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, इसे ही सत्ता कहा गया है। और बीच के अनुसार दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं। एक और विद्वान बर्ट्रैंड जुवेनेल ने कहा है कि सत्ता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह दूसरों से अपने प्रस्तावों को स्वीकार कराता है। और सबसे महत्वपूर्ण यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने कहा है, यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। तो ये जो है सत्ता की परिभाषा है जो विद्वान अपने अपने मत के अनुसार दिया है। अब आइए जानते हैं कि सत्ता के प्रकार क्या है, कितने प्रकार है। तो इसके कई प्रकार है। जैसे पहला है परंपरागत सत्ता। ये परंपरागत सत्ता जो है रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित सत्ता को परंपरागत सत्ता कहते हैं। गांव के बुजुर्ग की सत्ता परंपरागत सत्ता है। जैसे बर्तानियों की राजधानी व्यवस्था में राजा, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, विरोधी दल के नेता आदि की सत्ता प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित है, संवैधानिक कानूनों पर नहीं। ब्रिटेन में भी जो है यही व्यवस्था है। दूसरा है संवैधानिक सत्ता। तो किसी कार्यालय या संस्था को संविधान द्वारा औचित्यपूर्ण शक्ति प्रदान की जाती है, तो उसे जो है हम संवैधानिक सत्ता कहते हैं। जैसे कि भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद, मंत्री परिषद, राज्यों के राज्यपालों आदि की सत्ता जो है संवैधानिक सत्ता है। तो साथियों इसमें जो है कुछ वर्ड जो है कंप्यूटर में जो है टाइप के कारण जो है गलती हो गया है, तो उसे जो है आप लोग पढ़ के सुधार लेंगे। तो जान गए कि सत्ता जो है एक परंपरागत हुआ, जिसमें कि परंपरागत सत्ता ज़्यादातर जो है ब्रिटेन में प्रचलित है और संवैधानिक सत्ता भारत में प्रचलित है और अन्य देशों में भी है। अब तीसरा जो है कानूनी सत्ता है। कानूनों द्वारा प्राप्त शक्ति को कानूनी सत्ता कहते हैं। एक उप आयुक्त, मजिस्ट्रेट
आयकर अधिकारी तथा सरकारी अधिकारी कानूनी सत्ता का प्रयोग करते हैं। चौथा है औचित्यपूर्ण सत्ता। जिस सत्ता में जनता को विश्वास होता है, जिसे लोग स्वयं दिल से स्वीकार करते हैं तथा जिसे वे उचित एवं नियम अनुसार मानते हैं, उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहते हैं। यहाँ भी जो है औचित्यपूर्ण में जो है ध्रुवकर छूट गया है, इसे आप लोग सुधार लेंगे। पांचवा जो सत्ता का प्रकार है धार्मिक सत्ता है। सत्ता को किसी धर्म के सिद्धांतों द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसे धार्मिक सत्ता कहते हैं। अकाल तख्त के प्रमुख अच्छी की सत्ता जो है धार्मिक सत्ता है। पोप की ईसाई धर्म के मानने वालों पर सत्ता भी धार्मिक सत्ता है। अब जो है छठा जो प्रकार है चमत्कारिक सत्ता। इसके अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसके व्यक्तिगत पर आधिपत्य सत्ता को चमत्कारिक सत्ता कहते हैं। पंडित नेहरू का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। इसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सत्ता को बहुत बढ़ा दिया था। सातवां जो है राजनीतिक सत्ता है। इसके अंतर्गत शक्ति किसी व्यक्ति को राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह में अपनी स्थिति के आधार पर प्राप्त होती है, उसे जो है हम राजनीतिक सत्ता कहते हैं। तो ये जो है राजनीतिक सत्ता कितने प्रकार का हो गया? 7 प्रकार का राजनीतिक सत्ता है। आप लोग इसे जो है अच्छे से जान लेंगे। परंपरागत सत्ता, संवैधानिक सत्ता, कानूनी सत्ता, औचित्यपूर्ण सत्ता, धार्मिक सत्ता, चमत्कारिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता। आइए अब जानते हैं कि सत्ता की प्रकृति एवं इसकी विशेषताएं को जानते हैं। तो सत्ता जो है औचित्यपूर्ण शक्ति है। शक्ति की तरह यह भी संबंधात्मक है। यह 2 व्यक्तियों में एक संबंध है जिनमें से एक के पास दूसरे को आदेश देने की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। सत्ता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। दूसरी विशेषता, शक्ति की तरह सत्ता भी एक संबंध है। तीसरी विशेषता, सत्ता की एक स्वीकृत शक्ति होती है। और चौथी विशेषता, एक सत्ताधारी अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर प्रभुत्व रखता है। पांचवा जो है सत्ता सदैव परिभाषित, सीमित और स्वीकृत होती है। छठा, औचित्यपूर्णता ही सत्ता को न्यायपूर्ण और प्रभावशाली बनाती है। यही गुण सत्ताधारी द्वारा किए गए शक्ति प्रयोग को उचित तथा प्रभावशाली बनाता है। सातवां जो है सत्ता एक परिभाषित तथा औचित्यपूर्ण शक्ति है, अतः यह जवाबदेह भी होती है। उत्तरदायित्व और जवाबदेही सत्ता के आवश्यक तत्व है। अब आइए जानते हैं सत्ता के सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? सत्ता के प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत है, औपचारिक सत्ता और सिद्धांत और स्वीकृत या व्यवहारिक सिद्धांत। तो पहला जो है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। तो औपचारिक सिद्धांत जो है सत्ता को, यहाँ भी जो है औपचारिक सत्ता जो है लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसे आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ है औपचारिक सत्ता सिद्धांत। तो औपचारिक सिद्धांत जो है सत्ता को अनन्य मानता है। इसके समर्थक मैक्स वेबर है, मेलिनोवस्की इत्यादि है। इस विचार के समर्थकों के अनुसार सत्ता धारक की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ठता या दृष्टि अपने अधीनस्थ से चाहे न्यून ही क्यों न हो, फिर भी वह आदेश निर्देश की स्थिति में होता है। सत्ता में आदेश और दंड या पुरस्कार देने की क्षमता होती है। मैकाइवर जो है इसे ही शासन का जादू कहा है। तो ये रहा औपचारिक सत्ता। दूसरा है स्वीकृत या व्यवहारिक सिद्धांत।
व्यवहारिक जो है सिद्धांत जो है, व्यवहारवादी सिद्धांत सत्ता को सापेक्ष या संबंधात्मक मानता है। इसके समर्थक हैं लावेल, केल, इलन, आमंड, ईस्टन, लिप्से, डहल, हर्बर्ट साइमन इत्यादि। इन समर्थकों का कहना है कि औपचारिक संबंध अनौपचारिक संबंधों को जन्म देते हैं। गैर अनौपचारिक संबंध औपचारिक संबंध में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। इस प्रकार व्यवहारवादी यह मानते हैं कि दंड पर आधारित सत्ता क्षणिक है, जबकि सहमति और अनुनय विनय तथा संगठन के उद्देश्यों एवं मूल्यों की अनुरूपता सत्ता को अस्थायी बनाती है। ये जो है सत्ता का सिद्धांत रहा, जिसमें कि पहला है औपचारिक सत्ता सिद्धांत, दूसरा है स्वीकृत या व्यवहारवादी सत्ता का सिद्धांत। आइए अब जानते हैं सत्ता के आधार या स्रोत क्या है। सत्ता एक ऐसी जो है स्व अवधारणा है जिसका जो है शक्ति, प्रभाव आदि से घनिष्ठ संबंध है। सत्ता के अनेक स्रोत एवं आधार होते हैं जो निम्न प्रकार है, जिसमें कि पहला है औचित्यपूर्णता। सत्ता का मूल आधार जो है औचित्यपूर्ण ही है, क्योंकि सत्ता तीन आदेशों का पालन सत्ताधारी और अधीनस्थ के बीच मूल्य की समानता के आधार पर किया जाता है। दूसरा है सत्ताधारी की कार्यकुशलता। अब जो है सत्ताधारी की कार्यकुशलता और व्यक्तिक गुण भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। अपने राज्य का अस्तित्व भली भांति बनाए रखने की इच्छा बाहरी दबाव के रूप में सत्ता के आधार का कार्य करती है। ये जो है सत्ता की कार्यकुशलता है, सत्ता का दूसरा प्रमुख आधार या स्रोत है। तीसरा है पर्यावरण का दबाव। पर्यावरण का दबाव भी सत्ता के आधार के रूप में कार्य करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाहरी। तो राज व्यवस्थाओं में आंतरिक दबाव आंतरिक राजनीतिक संरचनाओं जैसे संविधान, प्रशासनिक संगठन, विभिन्न पदों एवं पदाधिकारियों के अधिकार तथा शक्तियों के रूप में होते हैं। ये जो है सत्ता का आधार का तीसरा रूप है। चौथा है अधीनस्थों की प्रकृति। सत्ता को स्वीकार करने के लिए अधीनस्थ के पास एक तटस्थता का क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत आने वाले मामलों में वह सत्ता के आदेशों को आंख मीच कर स्वीकार करता है। अधिकांशतः अधीनस्थ की यह प्रकृति रहती है कि वह विषय में जो है प्राधिकारी के आदेशों का पालन करे। पांचवा जो है आधार, अन्य आधार, इसमें जो है बहुत प्रकार के जो है विचार आ जाते हैं। विश्वास, विचार की एक रूपता, संविधान प्रत्यायोजित, अधिक एवं शक्तियाँ, विशेषज्ञता जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील, पत्रकार आदि भी सत्ता के आधार पर कार्य करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सत्ता की सीमा क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ की सीमाएं होती है। बिना सीमा का कोई भी जो है कोई भी संस्था जो है या कोई भी शक्ति काम नहीं करता है। सबकी जो है सीमा होती है, तो सत्ता की भी सीमाएं हैं। तो सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन सभ्य सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है, जिनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक होता है। सत्ता की सीमाओं का तात्पर्य है कि सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग ना किया जा सके। तो इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं, जैसे नंबर 1 प्राकृतिक सीमा। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा है। सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित हो जाता है। दूसरा है नैतिक एवं धार्मिक विश्वास। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है,
तब उसका पालन करवाना बहुत ही कठिन हो जाता है। तीसरा जो है सांस्कृतिक है। अब सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता है और ना ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। चौथा जो है संविधान, नियम और उपनियम है, क्योंकि संविधान में भी इसकी सत्ता के जो सीमा को, सत्ता की जो शक्ति है, उसकी शक्ति को सीमित करने के लिए संविधान में नियम है और उपनियम है। तो संविधान जो है राज सत्ता का अंतिम स्रोत है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। यहाँ पे पोलन हो गया है साथियों, तो पोलन को पालन करना है, पालन लिखना है, मिस्टेक हो गया है टाइप करने में। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती है। ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित करते हैं। पांचवा है आर्थिक सीमाएं। तो प्रत्येक राज व्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं और ये आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। छठा जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कानून है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी है। सत्ता पर सीमा जो है कुछ यूएनओ भी लगाया है और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके जो द्वारा भी जो है सत्ता पर सीमा लगी हुई है। सातवां है राज व्यवस्था में सक्रिय व्यावसायिक संगठन। अब जो है श्रमिक संघ, दबाव समूह, समाचार पत्र आदि भी सत्ता के प्रयोग को सीमित करते हैं। आठवां है सत्ताधारी के व्यक्तिगत गुण तथा अधीनस्थों का सत्ता के प्रति दृष्टिकोण भी सत्ता के प्रयोग पर कार्य करते हैं। तो आइए अब जो है स्पष्ट है कि राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में ही है, जिसे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी हुई है। तो ख़त्म होता है सत्ता की सारी जो है प्रक्रिया है। अब जो है अगले वीडियो में शक्ति के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।